सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। सावधान इंडिया में हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध की चौंका देने वाली सच्ची घटनाएं। इसी सिलसिले में आज आपको रूबरू करवा रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची की एक वारदात से। रांची, जो कि जमशेदपुर और धनबाद के बाद झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसी शहर में एक 5 साल की बच्ची को जमीन में जिंदा दफन कर दिया गया। आखिर एक मासूम बच्ची से किसी को क्या खतरा हो सकता है? क्या दुश्मनी हो सकती है किसी? कौन थी ये बच्ची और इस हत्यारे से इसका क्या रिश्ता था? क्यों वो शख्स इस बच्ची को मारना चाहता था? जब इस सच से पर्दा उठेगा आपकी रूह तक कांप जाएगी। क्या ये खतरनाक अपराधी पकड़ा गया और ये बच्ची कैसे और किन हालात में इसकी शिकार बनी, जानने के लिए देखते हैं पिछले कुछ अरसे की घटनाएं। दीपाली, कब से कर रही हो सर? अभी तो कोई फायदा तो हुआ नहीं। फसल काटने के लिए भी साल भर सिंचाई करनी पड़ती है। सब्र रखो, अच्छा वक्त आने के लिए भी वक्त लगता है। कब आएगा वो अच्छा वक्त? मेरा धंधा वैसे ही चौपट हो रहा है, ऊपर से तुम इतना सब खर्चा कर रही हो। देखो, मैं ये सब तुम्हारे 2 टके के धंधे को ठीक करने के लिए नहीं कर रही हूँ। मेरे सपने बहुत बड़े हैं और उनका अंजाम उससे भी ज्यादा बड़ा। तुम चुपचाप मुझे शांति से अपना काम करने दो और बस बैठकर देखो। वो बिल्डर कनोरिया कब आ रहा है? कल सुबह। तो डील पक्की? हाँ जी, बिल्कुल पक्की। दीपाली रुको। कनौरिया जी, हम भी चाहते हैं कि ये डील जल्द से जल्द हो जाए, पर जब तक माँ हाँ नहीं करती तब तक हम ये एडवांस नहीं ले सकते। आप इनकी बातों को रहने दीजिए, माँ जी को मैं मना लूंगी। किस बात पे मुझे मनाने की बात हो रही है? माँ, कनौरिया जी कह रहे हैं कि अभी मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है और यही सही वक्त है हमारा घर बेचने का। इसके बदले में हमें 2 फ्लैट और कुछ पैसे भी मिलेंगे। तो माफ कीजिएगा कनौरिया जी, जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपना घर नहीं बेचूंगी। मेरे पति चाहते थे कि ये घर बेटा और बेटी दोनों में बांटा जाए। माना कि हमें पैसे की बहुत तंगी है, लेकिन मैं ये घर नहीं बेचूं। जो आपको तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहती हूँ। आप जा सकते हैं। पाँव तो मैं छू ही नहीं सकती ना। जिया जी का श्राद्ध तो अभी हुआ ही नहीं होगा। वैसे आप इतना जल्दी कैसे आ गई माँ जी? तुम दोनों मेरे साथ बाहर आओ। अरे प्रिया। हाँ बहू, दामाद जी के गुजर जाने के बाद मेरी बेटी और दोनों नातिने हमारे साथ रहेंगी। प्रिया दीदी, अच्छा किया कि तुम यहाँ बच्चों को लेकर चली आई। हाँ बच्चों, आज से आप दोनों अपने मामा के साथ रहेंगे। अरे अरे, ये सब रहने दो, अभी तक शुद्धिकरण नहीं हुआ है और तुमने मुझे छू लिया तो दोबारा नहाना पड़ेगा। अब
मेरा मतलब कि अभी तक 10 दिन नहीं हुए हैं ना, तो तुम्हें और मुझे अलग अलग ही रहना पड़ेगा नियमों के अनुसार, और इसी वजह से तुम्हें पीछे के दरवाजे से अंदर जाना होगा। क्यों? वो पीछे के दरवाजे से क्यों आएगी? माँ जी, मैं तो बस नियमों का पालन कर रही थी माँ जी। बाकी आपको जैसा सही लगे, मुझे क्या है, मैं तो दोबारा सफाई कर दूंगी। प्रिया, अंदर चलो। आओ, चलो बच्चों। अरे अरे, उसको मत छूना, अभी शुद्धिकरण नहीं हुआ है। बहू, कैसी बातें कर रही हो? अरे बच्ची है वो, बच्चों पे शुद्धिकरण के नियम लागू नहीं होते। बच्चों में तो भगवान बसते हैं। सॉरी माँ जी, वो मुझे लगा कि, खैर जाने दो। चल, आओ। ये लो प्रिया, ये सब तुम्हारे लिए, खाना बनाना और खा लेना। जब तक श्राद्ध की रस्म पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे दिल तो मेरा भी बहुत टूट रहा है, लेकिन रस्म तो निभानी पड़ेगी ना। और हाँ, माँ जी को इस बारे में कुछ मत बताना, उन्हें पता चलेगा ना तो बहुत बुरा लगेगा। और वैसे मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। नीतू, नहीं बेटा थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। नहीं माँ, नहीं खाना वो। तुम तो खा लो। नहीं माँ, मुझे भी नहीं खाना है। बेटा बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद ना तुम्हें आलू के परांठे बना के खिलाऊंगी, खा लो। नहीं माँ, नहीं खाना है मुझे। ये बच्चे कहाँ हैं? उन्हें अभी यहाँ रहने की आदत नहीं है ना, प्रिया दीदी के कमरे में हूँ, मैं खाना वहीं रखाई थी। प्रिया, ये सब क्या है? माँ बस कुछ दिनों की बात है, एक बार शोक के दिन खत्म हो जाए, और वैसे भी ये सब उनकी आत्मा की शांति के लिए है। तुझे जो करना हो कर, पर मैं इन छोटी छोटी बच्चियों को ये सब नहीं सहने दूँ। बेटा चलो उठो, हम नीचे जाकर खाना खाएंगे। उठो उठो तुम भी, चलो। चलो बेटा बैठो, आराम से। प्लेट सीधी करो, खाना डालते। क्या बात है, खाना नहीं खा रही? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बच्चों चलो, आप खाना शुरू करो। क्या बात है, इस वक्त ये क्या कर रही है? आज नींद जल्दी खुल गई क्या?
नींद तो तुम्हारी माँ ने उड़ा रखी है। जब से तुम्हारी बहन आई है ना इस घर में, मेरा सारा काम बढ़ गया है। धीरे बोलो, हाँ सुन लेगी। और मैं कैसे देखती रहूं? जब तक इस घर की शुद्धि नहीं करूंगी ना, मैं पूजा भी नहीं कर सकती। सुनो, तुम्हारे इन अनुष्ठानों से ना मुझे ज्यादा परेशानी होती है, और मैं कह रहा हूँ इन सबसे ज्यादा कुछ होना जाना नहीं है। देख लेना, मेरे इन्हीं अनुष्ठानों की वजह से एक दिन इस घर में पैसों की बारिश होगी। पैसों की बारिश होगी? हाँ? पति की मौत के बाद प्रिया अपनी दोनों बेटियों के साथ अपनी मां के घर यानी मायके आ गई। लेकिन इन लोगों का यहां आना इस घर की बहू यानी प्रिया की भाभी दीपाली को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। दीपाली बेहद अंधविश्वासी थी और उसे लगता था कि पति की मौत के कुछ ही दिनों बाद प्रिया का यहां चले आना एक अपशकुन है, जिससे उसकी पूजा भंग हो रही है। परंपराएं और रीति रिवाज समाज ने इंसान के लिए बनाए हैं, लेकिन इनके नाम पर समाज में अंधविश्वास भी पलता है। प्रिया अपने पति की मौत के दुख से उबर नहीं पाई थी। उसकी दोनों बच्चियां सहमी हुई थी। वो तो समझ भी नहीं पा रही थी कि उनकी जिंदगी में क्या कुछ हो गया था। लेकिन दीपाली को ना तो अपनी ननद और ना ही मासूम बच्चियों से कोई हमदर्दी थी। आखिर क्या अंजाम होने वाला था इस सब का? हाँ जी, क्या चाहिए? 9/36 यही है? हाँ यही है। हाँ यही है, सामान उतारो। अरे लेकिन हमने कोई सामान उमान नहीं मंगवाया, आप इसे वापस ले जाइए। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, गलत पता मिला है। नहीं, एड्रेस तो 9/36 यही है। ये सामान मैंने मंगाया, प्रिया का सामान है। जब उसे रहना यहाँ है तो सामान भी यहीं आएगा ना। भैया गाड़ी थोड़ी आगे ले लो, सामान भंडारे में रखा। ये सब क्या हो रहा है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो प्रिया और उसके बच्चे इस घर पे भी कब्जा कर लेंगे। तुमसे तो कुछ होने से रहा, जो करना है मुझे ही करना होगा। तुम पागल हो गई हो क्या? घर खर्च के लिए पैसा देता हूँ, उसमें से तुम ये काले जादू की किताबें खरीद लाती हो, और अनुष्ठान का सामान ये सब तुम बंद क्यों नहीं कर देती? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि ये किताबें हमें क्या दे सकती हैं? कुछ नहीं दे सकती, सिर्फ टेंशन दे सकती हैं और झूठा दिलासा। मिल गया जो मैं खोज रही थी। भानु, अब हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं। प्रिया के पति का श्राद्ध कब है? ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि श्रुतो बुधस गुरु शुक्रासन राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्ति। पुष्प लीजिए। ओम पुष्पम समर्पयामि। बेटा आपको टॉफी चाहिए ना? चलो मेरे साथ, मेरे पास बहुत सारी टॉफियां हैं।
पूजा संपन्न हुई। आप लोग ये प्रसाद लीजिए। लो बेटा। नीतू कहाँ गई? नीतू? नीतू कहाँ गई? नीतू? कमरे में देखते हैं। हाँ। हे भगवान, कहाँ चली गई ये लड़की? माँ, अंदर तो नहीं है? माँ नीतू कमरे में नहीं है। हाँ वो रसोई में भी नहीं है। कहाँ चली गई ये लड़की? मुझे लगता है कहीं बाहर तो नहीं है। चलिए बाहर देखते हैं। चल चल बाहर देखते हैं। हे भगवान। नीतू, नीतू, माँ इधर देखिए। नीतू बेटा, नीतू, नीतू, नीतू बेटा कहाँ है तू? नीतू कहाँ चली गई? माँ जी, हाँ? हमें लगता है कि कहीं वो सड़क की ओर ना निकल गई हो। आइए चलिए देखते हैं। हाँ चल चल सड़क पे देखते हैं। सड़क पे आ जा। नीतू, नीतू, नीतू बेटा, बेटा, हे भगवान, कहाँ गई ये लड़की? नीतू, 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 और ये तो यहाँ भी नहीं है। नीतू। हे भगवान, कहाँ से ढूंढे इस लड़की को? लड़की 5 साल की। आप लोगों के पास की कोई तस्वीर? जी हाँ, दे बेटा। जी। झारखंड हमारे देश के उन राज्यों में से है जहां डायन प्रथा और अन्य अंधविश्वासों के खिलाफ सख्त कानून है। और नरबली को तो हमारे देश के कानून में जघन्य अपराध माना गया है। इसके बावजूद आज भी कई लोग काले जादू जैसी प्रथाओं में विश्वास रखते हैं। दीपाली की आंखों में अपने सुनहरे भविष्य के सपने थे जो उसे काले जादू के अनुष्ठान के जरिए पूरे होते नजर आ रहे थे। अब वो एक मासूम बच्ची की बलि देकर अपना जीवन संवारना चाहती थी। दीपाली ने अपनी 5 साल की नन्ही भांजी की बेरहमी से हत्या कर दी, वो भी अपने ही घर के बागीचे में उसे जिंदा दफना कर। घर में किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी, किसी को भी दीपाली पर शक नहीं हुआ। उधर अपनी बच्ची को खोकर प्रिया का बुरा हाल था। प्रिया दीदी, खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। नीतू मिल जाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि शुद्धिकरण की सारी विधियां सही से निभाना, लेकिन ना तुमने मेरी सुनी और ना माँ जी ने। अब देखो, ऐसा लगता है कि जैसे सारे घर के आसपास बुरी आत्माओं का साया मंडरा रहा है। चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब एक काम करो, मेरी मानो तो अपने घर से जो सामान लाई हो यहाँ से कहीं दूर भेज दो। चाहिए तो बेच दो तो ही अच्छा है। फिर देखना, एक बार घर की शुद्धिकरण हो गई तो सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। भाभी, आपको जो करना है कीजिए, मुझे बस मेरी नीतू ला दीजिए। भूख लगे तो फ्रिज से निकाल कर खाना खा लेना। कुछ समझ में नहीं आता, नीतू अचानक कहाँ चली गई? हे भगवान, मेरे बच्चे को वापस घर पहुंचा दो, वापस घर पहुंचा दो।
ऐसे क्या देख रहे हो भैया? मेम साहब, अब देखना पड़ता है ना कि कहीं आपके फर्नीचर में दीमक उमक तो नहीं है। अरे फर्नीचर में कोई दीमक नहीं लगी है, बहुत मजबूत फर्नीचर है, इतना मजबूत कि 20 साल तक कहीं नहीं जाने वाला। वो तो हमारी मजबूरी है जो बेचना पड़ रहा है। वैसे अच्छे पैसे दोगे ना तो ही बेचूंगी। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। ये क्या है? इधर लाओ तो। भानु, भानु, इधर देखो, बहुत जरूरी चीज दिखानी है तुम्हें। अरे कभी कुछ काम भी तो करने दिया करो। देखो, इससे ज्यादा जरूरी चीज कोई और हो ही नहीं सकती। देखो, हे भगवान, ये तो कमाल हो गया। जिया जी ने मरने से पहले 50 लाख तक का बीमा करवाया और 5 लाख तक के फिक्स डिपॉजिट। दीदी की तो लॉटरी निकल पड़ी। ये सब हमारी पूजा का प्रसाद है। ये 50 लाख अब हमारे होने से कोई नहीं रोक सकता। बस अब तो तुम वैसा ही करते जाओ जैसा मैं तुमसे कहती हूँ। नीतू के लिए मन्नत मांगने के लिए मंदिर गई थी। लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। भगवान ने तो लगता है हमारी सुनना ही बंद कर दिया। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी नीतू। भगवान पे विश्वास रखिए माँ जी, उसके हर कदम के पीछे कोई ना कोई बात जरूर होती है। आप प्रसाद खा लीजिए। प्रिया, अब जरा माँ जी को तो बुला लाओ खाना खाने के लिए। भैया भाभी देखिए ना, माँ को क्या हो गया? माँ उठिए। क्या हुआ? देखिए माँ कुछ बोल नहीं रही है, उठ नहीं रही है, मुंह से झाग भी निकल रहा है। सुनो, तुम जाके एम्बुलेंस को बुलाओ। हाँ। माँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो खतरे से बाहर हैं। उन्हें फूड पॉइजनिंग हुआ था, क्योंकि इनका दिल काफी कमजोर है, तो इन्हें हमें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रखना पड़ेगा। ये हमारे परिवार के साथ क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। करूँ तो क्या करूँ? अब आपको कैसा लग रहा है माँ जी? अच्छा लग रहा है। बहुत जल्दी अब घर आ जाऊंगी मैं। ये प्रिया और नमिता का है। वो जब आप बेहोश थे ना, तब एक अच्छी खबर आई थी।
प्रिया दीदी को किसी ने फोन करके कहा कि उसने नीतू को रायपुर स्टेशन में देखा है। हाँ। बस प्रिया दीदी नमिता को लेके उसकी तलाश में निकल गई। अब जाना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन आपकी तबीयत खराब थी और आप अस्पताल में थे, इसी वजह से मैं रुक गई। बस अब आप जल्दी से ठीक होके घर आ जाओ। जब तक आप घर वापस आओगे ना, तब तक वो लोग भी वापस आ जाएंगे। हाँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम कब आ रही हो। बहुत अच्छा, तो फिर तुम जल्दी से उसे लेकर यहाँ आ जाओ। माँ जी को भी बेसब्री से उसका इंतजार है। प्रिया का फोन है ना, ला मुझे दे, मैं भी बात करती हूँ। हेलो प्रिया। हेलो माँ जी, मुझे लगता है फोन कट गया। वैसे एक खुशखबरी है, नीतू मिल गई है और प्रिया दीदी उसे लेकर यहाँ पर जल्दी आने वाली है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं तो 4 धाम की यात्रा करूंगी, बस मेरे बच्चे सही सलामत वापस लौट आए। माँ जी, ये खुशखबरी मैं इनको बताकर आती हूँ। हाँ? माँ जी, रजिस्ट्री आई, ये लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए। जी। बीमा की रसीद पर प्रिया का नाम। प्रिया के नाम कोई पॉलिसी थी क्या? प्रिया ने कभी बताया नहीं। बहू, एक बात तो बता, ये प्रिया को किसने बताया कि उसने नीतू को रायपुर सिटी में देखा है? वो मैं तो रसोई में थी ना माँ जी, और एकदम से प्रिया दीदी मेरी ओर भागती हुई चली आई। कहने लगी कि पुलिस स्टेशन के बाहर किसी आदमी से मिली थी। उस आदमी ने बताया कि नीतू को रायपुर स्टेशन के बाहर पाया गया है, और उस आदमी ने फिर पुलिस स्टेशन से प्रिया दीदी का नंबर लिया, उस पे फोन किया और प्रिया दीदी को जाना पड़ा। अच्छा, वो आदमी कौन था? तुम्हारे पास उसका नंबर है? नंबर तो नहीं लिया ना मैंने माँ जी। अब ये खुशखबरी सुन के मैं इतनी खुश हो गई कि दिमाग से ही निकल गया। और प्रिया दीदी भी इतनी तेजी से सामान पैक करके नमिता को साथ में लेके चली गई। कह रही थी कि वहां जाना बहुत जरूरी है और जल्दी ही वापस लौट आएंगी। पर प्रिया आजकल रह कहाँ रही है? मुझे उससे बात करनी है। ला नंबर दे। अब नंबर तो मैंने लिया ही नहीं ना माँ जी। वैसे आप चिंता मत करो, प्रिया दीदी वापस आ जाएंगी। वैसे आज आप इतने सारे सवाल क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही मन बहुत बेचैन हो रहा है उससे बात करने के लिए।
ये तो प्रिया का बैग है। सब ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा नहीं भानु, सब ठीक हो गया है। ये सब मेरे उन अनुष्ठान का कमाल है जिसे तुम बकवास समझते थे। अब मिल गया ना हमें 50 लाख का क्लेम। माँ को तो पता नहीं चलेगा ना? जब पुलिस को कुछ नहीं पता चला भानु, तो माँ को कैसे पता चलेगा? दीपाली, ये इतनी रात का है, गार्डन में क्या कर रही है? बताइए पंडित जी, ये सब क्या है? ये सब आपको कहाँ मिला? ये मुझे अपने ही गार्डन के कोनों में मिला है। ये तो मरे हुए लोगों की आत्मा को दूर भगाने के अनुष्ठान में काम आता है। ये सामान उनका होगा जो बेमौत मर चुके होंगे और किसी ने उनकी आत्मा को दूर भगाने के लिए काले जादू का अनुष्ठान किया हुआ है। ये सब सामान है किसका? पता नहीं पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ मैं। लीजिए। चलिए, अच्छा किया जो आखिर आपने अपना मन बना ही लिया। अरे कनौरिया जी, आप यहाँ कैसे? इन्हें मैंने बुलाया। माफ करना बेटा, जब भी तुमने मकान बेचने की बात की मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है। इंसान जायदाद संपत्ति किस लिए बनाता है? इसीलिए कि बुरे वक्त में हमारा सहारा बने। बेटा, अब प्रिया और अपनी दोनों नातिनों का बोझ मैं तुम पर नहीं डाल सकती। मैंने अभी अभी कागजात पर साइन कर दिए। अब कनौरिया जी यहाँ बिल्डिंग बनाएंगे। देखिए, जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ काम शुरू कर दूं। हम यहाँ एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाएंगे। आप देखिएगा, कंस्ट्रक्शन के बाद आप ये जगह पहचान भी नहीं पाएंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? पहले तुम मकान बेचने के लिए मेरे पीछे पड़े रहते थे, आज क्या हो गया? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। बस अब हमें इस बात का एहसास हो गया है कि आपके लिए ये घर कितना मायने रखता है। पर अब तो मैंने कागजात पर साइन कर दिए हैं। तो क्या फाड़ दो ना इन कागजातों को। अब मैं ये घर नहीं बेचना चाहता। देखिए, एक बार दोबारा सोच लीजिए और एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, कागजात पे साइन हो चुके हैं और ये डील मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। आखिर बात क्या है? तुम दोनों को अचानक होके गया है? अब हम इस घर को नहीं बेचना चाहते, और वैसे भी ये हमारी पुश्तैनी जमीन है और पिताजी भी तो यही चाहते ना। माँ, हमें रिश्तों की कदर करना चाहिए ना। अच्छा, तुम्हारे मुंह से रिश्तों की बात अच्छी नहीं लगती। इंस्पेक्टर साहब, अंदर आ जाइए आप।
है माँ जी? तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों ने मिलकर मेरी बेटी प्रिया और दोनों नातिनों को मार डाला। नहीं, ये सब बकवास है। तो फिर प्रिया जी के बीमा पॉलिसी का फॉर्म तुम लोगों ने क्यों भरा हैं? क्योंकि ये दोनों उसे मार चुके हैं। तू काला जादू करेगी, लेकिन कुछ बातें तेरी काली बुद्धि में आने से रह गई हैं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो तभी शक हो गया था जब मेरी प्रिया अचानक गायब हो गई और फिर मुझे उसके नाम की बीमा की रसीद मिली। बीमा की रसीद पर प्रिया का नाम। मेरा मन बहुत बेचैन हो गया। मैं उसके कमरे में गई, पर उसके कमरे में मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैंने पूरा घर छान मारा तो भंडार घर में मुझे प्रिया का बैग मिला। इंस्पेक्टर साहब, मेरी प्रिया और उसकी बच्चियों के पास सिर्फ एक जोड़ी जूते चप्पल थे। जब मैं भंडार घर से बाहर आई तो उनकी चप्पलें मुझे वहीं मिली। मेरी प्रिया अगर अपना सामान पैक कर कहीं बाहर गई तो उसका बैग यहाँ क्यों था? वो मेरा बैग लेके गई थी। चप्पल भी क्या तूने ही पहनाए थे अपने उसे? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी के पास एक थैला नहीं था। अब आप सोचिए, जिसके पास एक पैसा तक नहीं है वो रायपुर तक कैसे चली गई? वहां जाकर उसने इतने दिन अपनी गुजर बसर कैसे की? मेरा शक यकीन में तब बदला जब मैं पंडित जी के पास गई और इसकी जादू वाली पुतलियां दिखाई उन्हें। मैं समझ गई इन्होंने मेरी प्रिया और उसकी बच्चियों को मार डाला। और उसके बाद मैं थाने में गई तो तब मुझे पता चला कि वहां पर किसी आदमी ने हमारे घर का नंबर लेकर प्रिया से बात नहीं की थी। इन दोनों ने जो भी किया मेरी बेटी की बीमा पॉलिसी हटाने के लिए किया इंस्पेक्टर साहब। इसीलिए उसको और उसकी बच्चियों को इन दोनों ने मार डाला। अब जब कनौरिया जी को मकान बेच रही हूँ तब ये दोनों घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये मकान गिराकर यहाँ पर बिल्डिंग खड़ी की जाएगी और जब इसकी खुदाई होगी तो लाशें यहीं पर मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, आपको सभी सबूत हमारे गार्डन में मिलेंगे, क्योंकि हमारे गार्डन में वैसा कोई चबूतरा पहले नहीं था। जब मेरी नीतू गायब हुई उसके कुछ दिन बाद यहाँ पे इन्होंने सीमेंट का चबूतरा बनवाया था। और जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई कि वो चबूतरा और बड़ा हो गया। मैं खुदाई का बंदोबस्त करवाता हूँ। खुदाई शुरू करो। बताता हूँ साहब, सब सच बताता हूँ। जब दीपाली को फर्नीचर में कुछ कागजात मिले तो वो मेरे पास लाई। हमने देखा कि उसमें कुछ 50 लाख के इंश्योरेंस की रसीदें हैं। वो पैसे हमें तभी मिल सकते थे जब प्रिया और नमिता को हम मार दें। फिर दीपाली ने मुझे बताया कि ये उसके काले जादू का नतीजा है। नीतू की बलि देने के बाद अब 2 बलि और 50 लाख रुपए
वे हमारे हाथ लग जाएंगे। इसीलिए साहब हमने सबसे पहले प्रसाद में जहर मिलाकर माँ को खिलाया ताकि वो बीमार हो जाए और हॉस्पिटल चली जाए और हम अपना काम आसानी से कर सके। साहब फिर हमने प्रिया से पावर ऑफ अटर्नी में साइन ले लिए साहब, ताकि इंश्योरेंस का सारा पैसा हमें आसानी से मिल सके साहब। उसके बाद हमने प्रिया और नमिता को मारा और वहीं दफना दिया। भैया हमें यहाँ से बाहर निकालिए। जो बाहर निकाला तो हम अंदर चले जाएंगे। ऐसा मत कहिए भैया, हमें यहाँ से बाहर निकालिए। बहुत शोर मचा रही है, इसे भी इसके पति के पास पहुंचा दो। भैया नहीं नहीं भैया। साहब फिर हमने चबूतरे को सीमेंट से भर दिया, पर दीपाली को डर लग रहा था। उसे लग रहा था मरे हुए लोगों की आत्माओं से सताएगी, इसलिए उसने काले जादू का अनुष्ठान किया और माँ ने उसे देख लिया। साहब गलती हुई साहब। पैसा सबकी जरूरत है, लेकिन उसके लिए अंधविश्वास का सहारा लेने वाले या तो अपराध के शिकार हो जाते हैं या फिर खुद अपराधी बन जाते हैं। दीपाली ने अपनी ननद प्रिया और उसकी 2 मासूम बच्चियों की जान ले ली, लेकिन भानु तो एक भाई था, भाई जो बहन की रक्षा का वचन देता है। उसने न सिर्फ अपनी बहन बल्कि 2 भांजियों को भी मार डाला। इस तीरे हत्याकांड की जड़ में भले ही अंधविश्वास और पैसों का लालच था, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार थी सिर्फ दीपाली और भानु की आपराधिक मानसिकता। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो थी घर के अंदर हुए क्राइम की एक घटना, लेकिन अपराध कहीं भी कभी भी वार कर सकता है और सावधान रहकर हम और आप उसका शिकार बनने से बच सकते हैं। और इस कोशिश में सावधान इंडिया आपके साथ है।